शार्प स्टडी में आप सबका स्वागत है। अगर आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे हमारी जो भी नोटिफिकेशन रहे आप सब तक पहुंचती रहें। जैसा कि हम लोग इस समय जो है यूपी टेट की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो देख लेते हैं आज के क्वेश्चन। पहला दिया गया है 100 संतरे 400 रुपये में खरीदे गए तथा 60 रुपया प्रति दर्जन की दर से बेच दिए गए, प्रतिशत लाभ है। तो यहाँ पे 100 संतरे हैं 400 में खरीदे गए, मतलब कि इसमें बता दें कि जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है उसको उस वस्तु का क्रय मूल्य बोलते हैं, और जिस दाम पर कोई वस्तु बेची जाती है उसको विक्रय मूल्य बोलते हैं। और यहाँ पे 100 संतरे 400 रुपये में खरीदे गए, तो एक संतरे का हम क्रय मूल्य निकाल लेते हैं। तो 100 संतरे 400 में खरीदे गए हैं, तो इस तरह से एक संतरे का मूल्य जो हो जाएगा वो 4 रुपये हो जाएगा। और अगर हम एक दर्जन संतरे का क्रय मूल्य निकालें, एक दर्जन में 12 संतरे होते हैं, तो ये हो जाएगा 12 चौक 48 रुपया। यानी कि एक दर्जन संतरे का क्रय मूल्य जो है वो 48 रुपया हो जाएगा। और फिर कह रहा है कि 60 रुपये प्रति दर्जन की दर से अगर बेचा जाता है तो उसका प्रतिशत लाभ कितना होगा। यानी कि एक दर्जन का क्रय मूल्य 48 है और एक दर्जन का विक्रय मूल्य जो है वो 60 रुपया है, तो एक दर्जन में उसको कितने रुपए का लाभ हो रहा है, तो 48 12 60 यानी कि 12 रुपये का उसको लाभ हो रहा है। तो प्रतिशत लाभ निकालने के लिए एक सूत्र होता है, प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। तो लाभ हो गया 12 रुपये और गुणे हो गया 100 और बटे हो जाएगा क्रय मूल्य यानी कि 48 रुपया। यहाँ से इसको काटेंगे 12 चौक 48 और 4 से 100 को काटेंगे आ जाएगा 25, यानी कि 25% का उसको लाभ हो जाएगा। तो यहाँ से सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा 25%। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया है कि एक किसान ने मिनी बैंक में 10 पैसे 1 रुपया छमाही साधारण ब्याज की दर से 200 रुपये जमा किए। कह रहा 1/2 यानी कि 1.5 वर्ष बाद बैंक द्वारा उसे वापस दी गई कुल धनराशि होगी। तो यहाँ पे बता दें कि अगर जो मिनी बैंक है, अगर उसमें 1 रुपया जमा किया जाता है तो छमाही साधारण ब्याज यानी कि 6 महीने में उसको 10 पैसे का ब्याज मिलता है। यानी कि 1 रुपया जब जमा किया जाएगा तो 6 माह में 10 पैसा ब्याज मिलेगा। और अगर 200 रुपया जमा किया जाएगा तब उसका ब्याज जो हो जाएगा 200 गुणे 10 यानी कि 2000 पैसा, और 2000 पैसे में ये हो जाता है 20 रुपया। यानी कि जो किसान है अगर 200 रुपये जमा करेगा 6 महीने के लिए तो 20 रुपये का ब्याज मिलेगा। और कह रहा है कि 1.5 वर्ष बाद बैंक द्वारा उसे वापस दी गई कुल धनराशि होगी। तो 6 माह में 20 रुपया, तो 1.5 वर्ष कितनी छमाही हो जाएंगी, 3 छमाही हो जाएंगी। और एक छमाही में अगर 20 रुपया मिलता है तो 3 छमाही में 20 गुणे 3 यानी कि 60 रुपया उसका ब्याज मिल जाएगा। और उसका मूलधन है 200 रुपये। मिश्रधन निकालेंगे तो मिश्रधन बराबर होता है मूलधन धन ब्याज। तो मूलधन हो गया 200 रुपये, ब्याज हमने निकाला 60 रुपये आया, दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 260, यानी कि उसको 1.5 वर्ष बाद 260 रुपये मिलेंगे। तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा 260 रुपया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है 24 सेंटीमीटर आधार वाले समकोण त्रिभुज का परिमाप 60 सेंटीमीटर है। त्रिभुज की शेष 2 भुजाएं हैं। तो यहाँ पे बता दें जो समकोण त्रिभुज होता है उसका एक कोण 90 अंश का होता है, और त्रिभुज के तीनों अंत्यकोणों का योग 180 अंश होता है। अगर एक कोण 90 अंश का हो गया तो बाकी शेष कोण जो है ये न्यून कोण होंगे। न्यून कोण का मतलब होता है 90 अंश से छोटा कोण। तो कोणों के बारे में अगर जानकारी प्राप्त करनी है तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दिया गया है जिसमें हमने कोण के बारे में अच्छी तरह से बताया है। तो देख लेते हैं। इसमें 90 अंश से जो छोटा कोण होता है उसको हम न्यून कोण बोलते हैं। और त्रिभुज की एक प्रॉपर्टी होती है, जो सबसे बड़ा कोण होता है उसके सामने की भुजा सबसे बड़ी होती है
और जो सबसे छोटा कोण होता है उसके सामने की भुजा सबसे छोटी होती है। यानी कि अगर जो समकोण है इसके सामने की जो भुजा होगी ये इस त्रिभुज में सबसे बड़ी होगी और इसी भुजा को हम लोग कर्ण बोलते हैं। इसको हम कैसे दिखाते हैं, आधार जो है नीचे वाली भुजा होती है और ये वाली जो होती है इसको हम लंब बोलते हैं। तो इसमें से कह रहा है 24 सेंटीमीटर आधार, यानी कि आधार इसका हो गया 24 और लंब और कर्ण हमको निकालना है। तो जैसा कि हम ऑप्शन से ही देख सकते हैं, आधार अगर 24 हो गया तो इसका मतलब कर्ण जो है ये 24 से बड़ी होगी और लंब जो है 24 से छोटी भी बड़ी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है। तो ऑप्शन अगर पहला देखें तो इसमें 16 और 20 दिया है। 16 और 20 24 से दोनों छोटे हैं तो 16 और 20 हो ही नहीं सकता, क्योंकि कर्ण जो भुजा होगी वो 24 से बड़ी होगी। और यही कंडीशन बी में भी है, यही कंडीशन सी में भी है और डी में जो है ये 1/26 दिया है, यानी कि 24 से बड़ा दिया है और कर्ण हमेशा 24 से बड़ा ही होगा। तो डी वाला ऑप्शन हम ऑप्शन देख के ही सही लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें कह रहा है यदि x और y दो पूर्णांक इस प्रकार हैं कि √xy बराबर 10 तो x प्लस वाई का मान नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे बता दें √xy और ये बराबर दिया है 10। तो इधर वर्गमूल लगा हुआ, वर्गमूल को हटाएंगे तो दोनों पक्षों का वर्ग करना पड़ेगा। जब वर्ग करेंगे वर्गमूल हटेगा, xy बराबर हो जाएगा, इधर 10 का वर्ग करेंगे तो 100 हो जाएगा, यानी कि x गुणे y का मान 100 हो गया। x गुणे y मतलब दो संख्याएं हैं जिनमें से एक x है दूसरी y है, दोनों का गुणनफल 100 है। तो दो संख्याओं का गुणनफल 100 किन किन कंडीशनों में आ सकता है इसको हम निकालेंगे पहले। तो 100 का हम क्या करते हैं, गुणनखंड कर लेते हैं। गुणनखंड करेंगे तो ये प्राप्त होगा 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5। तो एक बार हम ये 2 लेंगे तो बाकी ये तीनों संख्याओं का गुणनफल 5 × 5 = 25 दूना 50 हो जाएगा। 2 और 50 का गुणनफल 100 होता है और दोनों को जोड़ेंगे 52 होगा। 2 दूनी 4 कर लेंगे तो ये 5 × 5 = 25 होगा। 25 और 4 जोड़ेंगे, x प्लस वाई दिया और एक्स वाई दिया है, एक्स वाई का मान जो है वो 100 आना चाहिए और x प्लस वाई का मान हमको निकालना है। तो 25 चौके 100 तो होगा, लेकिन और 25 + 4 करेंगे तो 29 आ जाएगा। तो ये x प्लस वाई का मान आ जाएगा। लेकिन ये पूछ रहा है नहीं हो सकता, यानी कि ये 29 हो सकता है, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन सही नहीं होगा। एक बार हम इन दोनों संख्याओं को आपस में लेते हैं तो 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, 10 दाएँ में 100, 10 10 20, तो ये ऑप्शन भी आ रहा है, यानी कि ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। फिर एक बार हम क्या करते हैं, 2 दूनी 4 × 20, इन तीनों संख्याओं को लेंगे तो 20 और 5 होगा, 20 × 5 करेंगे 100 आएगा, 20 × 5 = 25 होगा, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। यानी कि तीनों ऑप्शन ये कट गए। इसका मतलब ये डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। यानी कि दो संख्याओं का गुणनफल 100 और दोनों का योगफल, मतलब अगर दो संख्याओं का गुणनफल 100 आ रहा है तो दोनों का योगफल 50 नहीं हो सकता। जैसा कि देख ही रहे हैं, 50 और 2 ले रहे हैं, 50 दूना 100 हो रहा है, लेकिन 50 में 2 जोड़ेंगे तो 52 हो जाएगा, 50 नहीं होगा। तो इसका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें कह रहा है संख्या श्रृंखला 5 7 11 19 36 67 131 में गलत संख्या है। तो जैसा कि संख्या देख के ही हम पता लगा सकते हैं, 5 7 11 19 67 और 131 ये सब संख्याएं अभाज्य हैं और ये 36 जो है एक अकेली संख्या इनके बीच में है जो कि भाज्य है। तो 36 हमारा सही हो जाएगा, इसमें कुछ करने नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि यदि एक शिक्षार्थी की बुद्धिलब्धि 100 हो तो इसका आशय है कि ए दिया शिक्षार्थी प्रतिभाशाली बुद्धि का है, बी दिया शिक्षार्थी की बुद्धि का स्तर उच्चतम है, सी दिया शिक्षार्थी की मानसिक आयु वास्तविक आयु से अधिक है, या फिर डी दिया शिक्षार्थी की मानसिक आयु और वास्तविक आयु बराबर है। तो बुद्धिलब्धि 100 दिया है, IQ बराबर होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। ये IQ का मान 100 दिया है तो इधर 100 रखेंगे तो ये आ जाएगा मेंटल एज अपॉन रियल एज और गुणे 100। 100 से 100 कट जाएगा, इधर 1 बचेगा और इसका तिरछा गुणा कर देंगे तो जो वास्तविक आयु है
ये बराबर हो जाएगी मानसिक आयु, यानी कि यहाँ से ये मतलब कि वास्तविक आयु जो है वो मानसिक आयु के बराबर आ गई। इसका मतलब है जो डी वाला ऑप्शन है, शिक्षार्थी की मानसिक आयु और वास्तविक आयु बराबर है, तो यही वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। मानसिक आयु और वास्तविक आयु बराबर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा सायं 3:21 से 5 घंटे 28 मिनट पहले क्या समय था। तो सायं का 3:21 हो रहा है, यानी कि 12 के बाद 3:21 हो रहा है। तो इसको हम अगर मतलब कि चेंज करें तो 12 3 15:21 हो रहा है। कह रहा 5 घंटा 28 मिनट पहले, तो 5 घंटा 28 मिनट इसमें से हम घटा देते हैं। तो यहाँ पे 21 है, यहाँ 28 है, 21 में से 28 घटेगा नहीं, तो यहाँ से 1 घंटा हम इधर ले जाएंगे। यहाँ पे उधार नहीं लेना, बल्कि हमको 1 घंटा इधर ले जाना। इधर 15 घंटा, ये 21 मिनट है, तो 1 घंटे को इधर ले जाएंगे। 1 घंटे में 60 मिनट होता है, तो 60 मिनट को 21 मिनट में जोड़ेंगे तो ये 81 मिनट हो जाएगा। 81 में से 28 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 53। और यहाँ पे बचा 14 घंटा, 14 में से 5 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 9। और ये 9:53 आएगा, वो भी कब का, प्रातः का, क्योंकि ये सायं का 3 बज रहा है और 5 घंटे पहले सुबह ही रही होगी, तो 9:53 ये प्रातः का हो जाएगा। तो ये डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 9:53। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि 1/4 को निरूपित करने का कौन सा तरीका गलत है। तो यहाँ पे बता दें, 1/4 को अगर निरूपित करना है तो अगर किसी को 4 मतलब बराबर भागों में बांटें तो उसका 1 भाग लेना हो तो उसको हम 1/4 बोलते हैं। लेकिन ये भाग जो हैं चारों बराबर होने चाहिए। तो ए वाला ऑप्शन देखते हैं, तो ये जो वर्ग बना है इसमें 4 बराबर भागों में बांटा गया है और 1 भाग को ब्लैक किया गया है। इसमें भी ये चारों भाग जो हैं बिल्कुल बराबर दिखाई दे रहे हैं, इसलिए ये भी सही हो जाएगा। इसमें भी देख सकते हैं, इसमें भी सब बराबर भाग बनाए गए हैं, लेकिन ये वाला देख रहे हैं यहाँ से इधर ये भाग जो बराबर नहीं है। इसका इधर वाला ये बड़ा भाग है, ये छोटा भाग है, इधर ये बड़ा है, ये छोटा है। तो इसका मतलब ये जो है ये 1/4 को निरूपित नहीं करेगा सही से। तो यही बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा गणित शिक्षण की आगमन विधि का सिद्धांत है। तो बता दें, गणित शिक्षण में जो आगमन विधि है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर होती है, तो ये सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, सामान्य से विशिष्ट की ओर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा मोहन ने अपनी माँ से कहा कि उसकी गुल्लक में 11,1111 रुपये जमा हो गए हैं, यह धनराशि है। तो 11,000, तो सबको अलग अलग पहले लिख लेते हैं। 11,000, फिर कह रहा 1100, 11 इतने पैसे कह रहा जमा हो गए, यानी कि सबको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 1, यहाँ भी आ जाएगा 1, यहाँ भी आ जाएगा 1, यहाँ 1 1 2 हो जाएगा और यहाँ पे 1। तो ये मतलब कि ये 12,111 आ रहा है। इसका मतलब हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 12,111। तो उसके पास 12,111 रुपये जमा हो गए हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे हमारी वीडियो जो है आप सब तक मिलती रहे।